अ, आपका स्वागत है रियल टॉक विद एबी में। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ एवं पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी की तरफ से झांसी से, बहुत ही अखिलेश जी के चहेते और नजदीकी, बहुत ही उनके पुराने मित्र श्री राहुल सक्सेना जी हमारे साथ में आज हमारे साथ वार्ता में जुड़े हैं। सर्वप्रथम भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका जन्मदिन था। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अ, भैया सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि आपकी राजनीतिक यात्रा कब और किस सिचुएशन में स्टार्ट हुई, कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया और आप हमारे पास आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने पूछा है, आपने कहा कि हमारी राजनीतिक यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। ये 97 99 के बीच में हम दिल्ली पढ़ने पहुंच गए। जी भैया। इंदौर से एलएलबी कंप्लीट करने के बाद एक सिविल सर्विसेज की जी तैयारी का एक ध्येय भी था। क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार रहा, हमारे पिताजी परम आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के साथ रहकर समाजवादी आंदोलन के एक साथी रहे यहाँ। जी और हमें याद है कि जब मैं विद्यार्थी था उस समय 87 के लगभग मुलायम सिंह जी क्रांति रथ लेके और उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया जी था। उस समय वो हमारे नेटिव टाउन गुरसराय भी आए जी थे। तो तभी से माननीय नेताजी की छवि हमारे दिलो दिमाग में जी अंकित थी। अब हम जब दिल्ली पढ़ने के लिए पहुंचे तो वहाँ हरे कृष्णा हरे रामा की सोसाइटी है इस्कॉन, जी तो उसमें हम लोग पीआर वर्क जी देखते थे। जी उस समय तक हमारे दिमाग में नहीं था कि हमें कोई सक्रिय जी राजनीति जी करना जी है। तो मंदिर वालों ने एक दिन ये सुझाव दिया कि माननीय नेताजी को जगन्नाथ रथ यात्रा में जी बुलाना है। जी तो वो इनविटेशन लेके जब हम वहां गए, जी उसी दिन से सारा हमारे दिमाग के अंदर राजनीति में जाके लोगों की सेवा करने का भाव जी पैदा हुआ, तभी से आपकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। और हमने फिर अपने पिताजी के नाम को उन्हें बताया, माननीय जी नेताजी को। जी तो उन्होंने हमारे पिताजी को भी बुलाया जी और हमें सक्रिय राजनीति में लाके हमें पदाधिकारी पार्टी में बनाया। और माननीय अखिलेश यादव जी के पास जी माननीय नेताजी ने ही हमको जी भेजा। जी जी तो मैंने ये भी सुना हुआ है कि जब माननीय नेताजी, स्वर्गीय नेताजी झांसी आते थे तो आपके पिताजी श्री प्रणब कुमार सक्सेना जी को ही सर्किट हाउस में बुलाते थे और एक बार भोजन की व्यवस्था की, मुझे जहां तक मुझे जानकारी मिली है भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी सर्किट हाउस में, तो पापा ऐसा जी है ने ही कि करवाई थी। आपको हम बताएं, 1987 में जब उनकी रथ यात्रा आई, उस समय हम लोग तत्कालीन सत्ताधारी दल जी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। जी और वो एक साधन संपन्न पार्टी थी, बहुत सत्ता के जी उनके पास थे। और हम लोग, हमारी पार्टी गरीबों किसानों मजदूरों के जी लिए लड़ने वाली जी पार्टी थी। नेताजी सदैव कमजोरों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। जी नेताजी ने सदैव ध्यान उस वर्ग की तरफ गया जो समाज की मुख्य धारा में पीछे रह गया। जी नेताजी का ध्यान किसानों की तरफ गया, जी नेताजी का ध्यान उनकी समस्याओं की तरफ गया। तो जो उनसे जुड़े हुए लोग थे वो भी बहुत साधन संपन्न जी लोग नहीं थे। जी जी 89 के पहले वो सर्किट हाउस कब गए या नहीं गए हमें ये ध्यान नहीं जी आता है, जी लेकिन हमें ये पता है कि जब उनकी सभा का आयोजन हुआ तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि इतनी बड़ी सभाओं के आयोजन और जो आज वहाँ के भोजन वगैरह की सब व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं। सब हो सके। तो जब वो पहली रथ यात्रा आई तब हमें याद है कि वो एक समाजवादी लीडर रहे, ओम प्रकाश जी जी वैद्य साहब, जी जी उनके यहाँ फिर उनके भोजन का प्रबंध किया गया। हुआ।
जी, जी। और जैसे आपने राजनीतिक यात्रा बताई, आदरणीय नेताजी से शुरुआत की, तो आप इंदौर गए, आपने वहाँ पे एलएलबी किया, सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारियाँ भी की, तो छात्र जीवन से ही आपने नेताजी को अपना प्रेरक मान लिया था। तो जी, इसमें समाजवादी पार्टी का ही चयन क्यों किया? वहाँ पर दिल्ली में थे आप, बहुत ही राजनीतिक दल थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों का परिवेश उत्तर प्रदेश का है जी, और माननीय मुलायम सिंह जी किसानों, गरीबों, मजदूरों की लड़ाई सत्ता से लड़ रहे थे। जी, सत्ता में कांग्रेस थी और जी, कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले सबसे मुखर नेताओं में माननीय नेताजी जी, अग्रणी थे। जी, तो निश्चित तौर पर जब एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही हो तो सबसे आगे जो सेनापति होता है जी, जी, उसी का चयन व्यक्ति करता जी, है। उनकी कार्यशैली, उनका लोगों के प्रति झुकाव, कमजोरों के प्रति उनकी जो भाव था कि लोगों को हमें अपने जी, साथ कैसे लेके जोड़ना? चलना है, उस भाव ने ही हमें माननीय नेताजी के साथ चलने की प्रेरणा दी जी, और समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता बनकर काम करने का दिया। जी, जी। तो इस दौरान जब नेताजी ने इस समय जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उनसे मिलवाया आपको, तो आपकी बहुत ही शानदार उनसे मतलब संबंध भी थे। तो 2017 में आपको विधानसभा चुनाव में मतलब जैसा सुना हुआ है कि विधानसभा चुनाव लड़ा रहे थे आदरणीय अखिलेश जी, लेकिन आपने 2017 का विधानसभा का चुनाव न लड़कर मेयर का चुनाव बाद में लड़ा, ऐसा क्यों हुआ? आपकी बात बिल्कुल सही है कि माननीय हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का बिल्कुल ये मन था कि वो 2017 का विधानसभा का चुनाव झांसी से हमें लड़ाएं जी, और उन्होंने मुझसे ये कह भी दिया था कि तुम जाके झांसी से चुनाव की तैयारी करो। जी, हमने भी कुछ अपनी बात उनके सामने रखी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए, तैयारी कीजिए और बाकी पार्टी का काम है लड़ाना, जी, पार्टी आपको इलेक्शन लड़ाएगी। जी, चूंकि राजनीति के मायने बड़े होते हैं, राजनीति में लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। जी, सबसे बड़ी लड़ाई ये थी कि भाजपा को किसी तरह से रोका जाए। जी, तो इसी दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। गठबंधन हो गया जी, जी, और झांसी की सीट कांग्रेस के पास गठबंधन में चली गई। जी, जी, तो जब कांग्रेस के साथ गठबंधन में चली गई तो समाजवादी पार्टी लड़ी नहीं, जी। तो हम लोगों ने उनकी मदद की। क्या मतलब जो लोग मानते हैं कि उसके पूर्व में 2012 में जैसे इरफान सिद्दीकी जी को टिकट दी गई और 17 में राहुल राय जी को टिकट दी गई, यदि 2017 में गठबंधन नहीं होता या हुआ भी था, कोई दूसरी सीट कांग्रेस को दे करके आपको यहाँ से सदर का चुनाव लड़ाया जाता, क्या स्थिति रहती समाजवादी पार्टी की? देखिए, जो चीजें घट चुकी हैं जी, उसको हम अपने सोच समझ से बदल नहीं जी, सकते। जी, जी, वो घटनाएं जो डिसीजन लिए जा चुके, अब उसमें हम जाए और ये सोचे कि अगर ऐसा होता जी, जी, वैसा जी, होता। पार्टी नेतृत्व का निर्णय है। पार्टी नेतृत्व को बेहतर लगता कि हमें लड़ना है तो हम लड़ते। हम लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, जी, किसी पद प्रतिष्ठा पे पहुंचने के लिए उनसे नहीं जुड़े हैं। हमारा काम उनका दिया हुआ, जो उन्होंने एक हम लोगों के दिमाग में किसानों गरीबों की जी, लड़ाई, हम अगर सरकार में है तो सरकार की योजनाओं तो आखिरी कड़ी तक पहुंचाने का ये काम हमारा है। पार्टी नेतृत्व किसको लड़ाएगी किसको नहीं लड़ाएगी ये तय उनको करना है। हमारा काम समाजवादी पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरे प्राणपण से जुट के उनको जिताने का काम में हम जो भी सहयोग कर सकते हैं, जहां तक पहुंच सकते हैं सहयोग मांगने के लिए, ये काम हमारा है। जैसा आपने बताया पार्टी ही तय करती है किसको चुनाव लड़ाना है। आपको मेयर का चुनाव 17 के बाद लड़ाया गया, फिर उसके बाद अभी मेयर का चुनाव सतीश जतारिया को पार्टी की तरफ से लड़ाया गया। क्या ऐसा रीजन है कि 16-17 नगर निगम में हम लोग देखते हैं कि एक भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अभी तक विजित नहीं हो पाया? आपने देखा होगा कि 2014 के लोकसभा के बाद जी, देश में एक अलग तरह का माहौल डेवलप हुआ। बहुत बुरी तरह से हमारी आस्थाओं के साथ
हमारी भावनाओं के साथ गलत तरीके से उनकी प्रस्तुति करके धर्म के द्वारा लोगों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यही माहौल 2017 के चुनाव में, यही माहौल आगे आने वाले मेयर के चुनाव में, और अभी तक इस फेक एजेंडा और छद्म धर्म से हम लोग देश को बाहर नहीं निकाल पाए। और हम लोगों का प्रयास इस संदर्भ में जारी है, और हमारा ये भरोसा है कि जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी चल रही, समाजवादी पार्टी की ताकत इतनी आने वाले समय में बढ़ेगी कि उसी की वजह से इनका जो फेक एजेंडा है कि ना हमें रोजगार देना है, ना शिक्षा देना है, ना चिकित्सा देना है, कितने दिन तक ये चल सकता है। जी निश्चित तौर पे एक दिन लोग जागेंगे और हमारी बात को सुनेंगे और हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, निश्चित और है। इसका आपने उदाहरण भी लोकसभा के चुनाव में देख लिया। 37 सीटें जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया। हम देख रहे हैं कि पिछले मतलब राजनीतिक उसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति ही एक महिला वर्ग से आने वाली एक पद पे महिला को बैठाया है और उस पद को सुशोभित कर रही हैं। क्या समाजवादी पार्टी में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी या कम है, तो उसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस तरह का रहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी राइट फ्रॉम बिगनिंग कम रही। जी, उसमें हमारा दल ही नहीं, सभी जगह है। जी, हम लोगों ने तो सदैव महिलाओं के लिए काम करने की कोशिश की। माननीय नेताजी ने सदैव महिलाओं को प्रोत्साहन दिया। जी। फिर माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने और सांसद कन्नौज ने मिलकर महिलाओं पे काम किया। सांसद महारानी कन्नौज लक्ष्मी में समझे तो डिम्पल जी। जी, जी, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम पे जी, पुरस्कार उन्होंने घोषित जी, किया। जी, और कई महिला विधायक, कई महिला सांसदों को टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जी, और आज आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि जो आधी आबादी है देश की वो पार्टी के साथ जुड़े। हम लोग पूरे सम्मान के साथ, पूरी गरिमा के साथ उनको रखेंगे और उनको प्रोत्साहन देके राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप देख रहे हैं कि पिछले समय से लोकसभा चुनाव हो या पिछला विधानसभा चुनाव हो, कुछ महिलाएं आपकी पार्टी में भागीदारी बढ़ी है। तो जी, इसका श्रेय क्या डिम्पल जी को जाता है या फिर पहले से जया बच्चन जी रहीं, जया प्रदा जी रहीं, ये लोग भी पार्टी में काम करती रही हैं? आदरणीय डिम्पल यादव जी हम सबकी नेता हैं जी, और महिलाओं में उनका एक आइकॉन की तरह वो काम कर रही हैं। जी, उन्होंने उन्हीं की डायरेक्शन, उन्हीं की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट 10 1090 जी, प्रारंभ किया था। और उन्होंने पूरा जिम्मा जी, एक तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का ले रखा है। जी, और उनके साथ पार्टी की बाकी महिला सहयोगी सांसद विधायक ऑलरेडी काम कर रही जी, हैं। जी। तो ये मिशन भी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। क्या पार्टी के सभी नेता और आप या अन्य लोग समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनमें से जैसे लोकसभा सदन में बैठते हैं, तो क्या अखिलेश जी और डिम्पल जी को एक साथ बैठना देखना चाहते हैं एक ही क्यों स्थान नहीं पर? देखना चाहते, क्यों नहीं जब देखना चाहते। सदन चले तो दोनों लोग एक दूसरे के बगल में हो तो होगी, हाँ, पति पत्नी पहली बार एक साथ बैठ के सदन में अपनी बात रख रहे हैं, बैठे हुए हैं सदन में। देखिए, ऐसा है कि पति पत्नी है, हमारी नेता है, और सबसे पहला पहला जो दायित्व है, जिन लोगों ने विश्वास के साथ चुन के भेजा है उनकी कसौटी पे खरा जी, उतरना। जी, और निश्चित तौर पे मैं धन्यवाद दूंगा कन्नौज की जनता को कि उन्होंने ऐसा प्रतिनिधि चुना जिनको उनकी चिंता है, जी, जो अपने
परिवार की बहुत सारे मानो महिलाओं के ऊपर कितनी जी, जी। जिम्मेदारी होती है, जी, जी। चीजों को छोड़ के, और उन्होंने पूरे कन्नौज की जनता को अपना परिवार माना जी, और उसको परिवार बनाया जी। और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने का काम वो कर रही। अभी जैसे पीडीए शब्द एक आया हुआ है समाजवादी पार्टी में, बहुत बहुचर्चित है। उस पे अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। उसके बाद एक सदस्यता अभियान समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए छात्र नौजवान की तरह निकाला गया। उसके बाद अभी एक पीडीए की तरफ से बुंदेलखंड और समस्त प्रदेश में एक यात्रा निकल रही है। उसके बाद एक पीडीए जनपंचायत भी की जा रही है। पीडीए का क्या है, ये भविष्य क्या है पीडीए का? क्या पीडीए 2027 में आप पीडीए के जरिए सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल बनाएंगे सरकार हम। ये पीडीए की वजह से, पीडीए का बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के को बहुमत से रोकने में बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए दिया। हर गरीब, हर पिछड़े, हर दलित, हर अल्पसंख्यक, हर उस व्यक्ति को जोड़ना पीडीए है जो कमजोर है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का हो। पीडीए का तात्पर्य लोगों को जोड़ना है जी। और उसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही, हमारे नेता काम कर रहे हैं। धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होता चला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, मुसलमानों को पिछड़े में तो जोड़ना सब है। कुछ है, पिछड़े तो हर आदमी पिछड़ा हो वो सकता है। पिछड़े को जाति से आज कह रहे जिसके हैं। पास, अरे उनका क्या है, वो तो कुछ भी जब वो किसी को जी, दूध जी। पिला देंगे, कुछ भी कर देंगे, उनका क्या है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, सत्ता में बैठे हैं। तो आपका पीडीए का लेकिन हमारे मूलभूत। नेता जो पार्टी चला जी, रहे हैं, जब जो लक्ष्य उन्होंने ले रखा है, जी, जो सौंप रखा है, वो तो हम बताएंगे आपको जी, कि क्या हमारा तात्पर्य। जी, हमारा तात्पर्य लोगों को जोड़ना है, जी, किसी को ना तोड़ना है, ना किसी को बांटना है, ना किसी को काटना है। जी। मतलब पीडीए का मतलब है कि सभी को साथ में लेकर के बस चलना है हमें। सबको साथ लेके चलना है। जो भी उपेक्षित है, जी। जो भी कमजोर है, जो भी तकलीफ में है, जो भी दर्द में है, उनकी उन समस्याओं का समाधान पीडीए। अभी बात थी पीडीए की। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी झांसी में चारों विधानसभाएं नहीं जीत पाई। उसके बाद 22 में भी चारों विधानसभाएं अकेले लड़ी थी, नहीं जीत पाए। क्या वजह रही कि हम लोग हार रहे हैं? हमने आपको बताया कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक आस्थाओं को इस तरीके से उभारा, उस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन किया कि लोगों में कुछ लोगों को बांटने का काम उन्होंने किया। तो धर्म। और कोई भी, आपको ये अंदाजा होगा कि कोई भी झूठ बहुत तेजी से फैल जाता है। हम्म। उसी फेक एजेंडे के आधार पे जी, उन्होंने जनता की मूल समस्याओं को धता बताकर तात्कालिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग किया। लेकिन हमारी कोई भी जी। काम तात्कालिक लाभ के लिए नहीं है। हमारा लाभ तो तब है जब समाज समृद्ध है। आप तो दो। हम लोग तो उसी रास्ते पे चलेंगे जिसमें। जिसमें लाभ समाज का हो, जी, सोसाइटी का हो, देश का हो, प्रदेश का हो। हमारा काम देश बचाना, प्रदेश बचाना है। जी, हमारा काम अपने आप को सत्ता में लाना नहीं है। जी, हमारे नेता के दिमाग में एक लक्ष्य है, प्रदेश हित, जनता हित। इसीलिए वो जननायक बन जी। के 2024 में उभरे। तो जैसे आपने 2022 में चुनाव था, उसके पहले आपने अखिलेश रिवॉल्यूशन के नाम से, अखिलेश के नाम जनता के, अखिलेश के काम जनता के नाम के पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि अभी तक मुझे नहीं पता है, ट्रेनों में भी आपने उस पर्चे को वितरित किया, लोगों ने देखा। तो क्या 2027 में भी आप कुछ चीजों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच में हम लोग ऑलरेडी हैं। जी, जब चुनाव आ जाता है, चुनाव के लिए जो भी आवश्यक कार्य हमको करना पड़ेगा अपने जी, नेता को चुनाव जिताने के लिए, मैं ही नहीं, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से कुछ ना कुछ सहयोग देता ही है। जी, जो आदमी
जो कर सकता जी होगा, हमें उस समय लगा कि हम अपने नेता के काम को लोगों में जाके बताएं। जी तो हमें उस समय जो चीज समझ में आया वो हमने किया। अब 2027 में अभी थोड़ा टाइम है, जी लेकिन जब हमको लगने लगेगा कि हम ये कर सकते हैं और हमें लोगों के बीच में जाने के लिए बेहतर तरीका जी बनेगा, अपने नेता के बारे में बताने का तरीका बेहतर बनेगा, तब उसको लेकर जरूर पहुंचेंगे। आपने जो अखिलेश रिवॉल्यूशन एक यात्रा का आगाज किया था, उस दौरान आप गोरखपुर ही गए थे। जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो जनपद है वहां पे आप घूमे। हमें नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक जो भी व्यक्ति होता है वो इतना रिस्क ले कि किसी भी मुख्यमंत्री के होम टाउन, वहां मुख्यमंत्री की चारों तरफ अलाइव है, पुलिस है, नजर रखती है। आपने कचहरी पे जाके सब जगह चौराहों पे वितरित किया। तो इसका क्या मन में कुछ था, डर ऐसा कुछ? कोई डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था कि हमारे नेता का काम जनता में मैक्सिमम पहुंचे। क्या होता है कि जब हम लोगों को अपने काम को लक्ष्य साधना है, जी हमारी सोच ये थी कि एक पर्चा को 20-50 लोग पढ़ लें। जी तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि कैसे कहाँ कहाँ ये जी पेपर जाएंगे। भाई रोज ना पब्लिक में ना हाट लगी है ना मार्केट भरा है। अब देखा कि काय में बसों में अगर पर्चे गए, 100 पर्चे चलेगा, वो बस इलाहाबाद चली गई तो वहां पे भी लोग उठा के उसको जी पढ़ लेंगे। तो इसी तरह से ये दिमाग में आया कि ट्रेन में चल रहा है, जी हजारों लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। जी तो ट्रेन में अगर एक पर्चा गया, वो बचा के किसी ने छोड़ भी दिया, तो अगला पैसेंजर आएगा तो जी वो उठाएगा। जी स्टेशनों पे सैकड़ों लोग घूम जी रहे, जी इस जी तरीके से हमने वो कैंपेन किया और गए, और इसी में हम ट्रेनों से ट्रेवल करते करते गोरखपुर तक गए। जी और गोरखपुर में हम करीब 2 दिन रहे, जी उसमें वहां के कॉलेज में। जी और पेपर्स बांटे। कोई ज्यादा जानकारी थी नहीं जी वहां के जी बारे में, जी लेकिन वहां कुछ समाजवादी साथी थे हमारे, जिन्होंने हमको बताया कहाँ कहाँ चलना है। जी फिर उन्हीं के साथ हम ये जो जिलाधिकारी कार्यालय और कचहरी रहता है, जी वहां पे जाके हमने पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, माननीय अखिलेश जी के कार्यों को वहां की कचहरी में वकीलों को दिया। थोड़ा सा भी डर नहीं है? आप कचहरी में और जिलाधिकारी के कार्यालय के आसपास जो मुख्यमंत्री के एकदम घनिष्ठ जगह है, जिलाधिकारी वहां बैठ रहा है। भाई डर का सवाल इसलिए नहीं है कि हमारा नेता हमारी पार्टी हमारे साथ है, वो करने के लिए कौन सी फांसी लगा देंगे, जी जेल भेज देंगे। क्रिमिनल्स तो हम लोग है नहीं कि कोई जी हम लोग जी अवैध काम कर रहे हो। तो आपने जो पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश रिवॉल्यूशन चलाया, तो क्या आप सैफई भी गए इस दौरान? नहीं, सैफ ही जाना हमारा नहीं हो पाया। उसकी वजह ये है कि हमारे में इटावा मंडल था, इटावा मैनपुरी का एरिया था हमारे में, और भी कई जगह थी। जी लेकिन हम लोगों ने इस कैंपेन को नवंबर से चालू किया जी और ये सोचा था कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी जी 3 महीने चल जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आचार संहिता लग गई, जी तो वो कुछ जगह फिर हमारी छूट गई। तो क्या आप भविष्य में चाहेंगे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ साथ आप अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के भी गृह जनपद और गृह स्थान से भी कुछ चीजें शुरुआत करेंगे, वहां भी दिखाएंगे लोगों को? अब ये उस समय तय करेंगे जब वो चुनाव क्योंकि हमारा उस आ समय जाएगा। आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री के यहाँ तक जा करके सब कुछ किया। अब गोरखपुर गए तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जी को पता चला ही होगा। अगर हमने ये कैंपेन लीड किया, जी तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो है जी उनके गृह जनपद जरूर जाएंगे आप दोबारा फिर और जाएंगे? और अपने नेता के कामों को पुनः बताएंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी लोकसभा क्षेत्र में भी जाएंगे इस बार? अब तो वो उनकी लोकसभा रहेगी नहीं, अब थोड़ी लड़ेंगे वो यहाँ चुनाव। नहीं नहीं, अभी वहां अब से उनको सांसद अंदाजा हो गया कि हैं। अब चुनाव जीतेंगे नहीं। वहाँ यहाँ से सांसद हैं और इस समय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। तो क्या बनारस से हमारा पर्चा, क्या कहते हैं कि आपका पर्चा पहुंचा था? इसमें पहुंचा तो इसलिए था कि हमारे जो ट्रेन्स थी, वो जैसे हमें लखनऊ या इलाहाबाद तक हम गए, जी तो वो ट्रेन तो जा रही थी बनारस और जी आजमगढ़ और भी कई जगह जा जी रही थी, जी तो वो तो पेपर चला गया बिहार तक।
तो इसका कि इसमें महाराष्ट्र तक चला तो गया। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों के कार्य क्षेत्र में आपने अपना हमने प्रचार अपने किया। पर्चे बांटे, अपने नेता के प्रति जो हम कर सकते थे जी। उसको हमने करने का पूरे तन से मन से, और जो भी हमारे पास था वो प्रयास किया। तो अब 2000 अब ये जो समय आ रहा है तो समाजवादी पार्टी का बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य है इसका? समाजवादी पार्टी के भविष्य में ही प्रदेश हित है और जनता का हित सुरक्षित है। भाजपा के अनेक नेता कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि 2 सीटें आएंगी हमारी, जी। और वो बताते थे कि उनकी 75 जीत रही जी। सीटें। हम तो पहुंच गए 45 पे, और आप आपके साथ साथ पूरा प्रदेश इस बात का साक्षी जी। है कि अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता तो समाजवादी पार्टी 65 सीट के आसपास जीतती। चलिए, अच्छा है कम से कम इतनी सीटें समाजवादी पार्टी ने राइजिंग किया। क्या 2027 का जो समय आ रहा है, इस समय अगर आपको समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं जो आदरणीय अखिलेश यादव जी झांसी या अन्य कहीं से भी चुनाव लड़ाते हैं, तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और आपकी पसंदीदा विधानसभा कौन सी रहेगी? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के निष्ठावान और कार्यकर्ता हैं। जी। हमारी अपनी पसंदगी और नापसंदगी का कोई काम नहीं है। पार्टी हाँ, जहां से जो भी काम कराएगी। पार्टी हमको जो जिम्मेदारी देगी उसमें मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा। जी। वो अगर कहेंगे कि तुम्हें यहाँ जाके प्रचार करना है जी। तो वहां जाके प्रचार करेंगे। जी। पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है कि आपको कोई और काम हम सौंप रहे हैं, जी। जो भी जिम्मेदारी, जो भी जगह, जो भी विधानसभा वो चिन्हित करेंगे। मैं एक पार्टी के कार्यनिष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते जी। पार्टी की सारी गाइडलाइंस के अनुरूप ही कार्य करूंगा। चलिए, चलिए, ये तो था राजनीतिक सफर श्री राहुल सक्सेना जी के साथ में। अब कुछ व्यक्तिगत बातें करेंगे राहुल भैया जी से। भैया जी, सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे। आपके जो आपकी पार्टी है, इसके जो नेता हैं, पहले हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी एवं वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी, इन दोनों लोगों में अगर कंपैरिजन करें तो आपका फेवरेट कौन है, मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी? देखिए, फेवरेट दोनों है। जी। इन दोनों में ये बता पाना कि कौन ज्यादा है कौन कम है, इनके ये तो बताना मेरे बस में नहीं है। दोनों ही नेता इतने ग्रेट हैं जी। अपनी अपनी जगह। हम अगर दूसरे शब्दों में कहें कि दूसरे नेताजी हैं जी। अखिलेश जी। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ना, चलिए, हम आपकी बात से सहमत होते उनका हैं। उनकी उदारता, उनका बड़प्पन, लोगों को साथ लेके चलने की कला, जी। सब कुछ उनको नेताजी बनाती है। इसी वजह से आप आदरणीय अखिलेश जी को बहुत मानते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो भी आपको मानते हैं। चलिए, और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका जो राजनीतिक सफर हुआ इसमें सबसे आपका प्रेरक राजनीतिक व्यक्ति कौन सा रहा, जिसने आपको राजनीति की तरफ आने को उत्सुक किया कि हाँ, राजनीति करनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस समय हम लोग तरुणाई में थे, नौजवान थे, हाई स्कूल और इंटर के बीच का वो दौर था। उस समय एक आंदोलनकारी नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का आविर्भाव हो रहा जी। था। तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हमारे दिल और दिमाग में उन्हीं की छवि रहती थी कि नेताजी जैसा जी। संघर्षशील होना चाहिए। जी। तो उनकी छवि हम लोगों के दिमाग में सदैव थी। इसी वजह से हम लोगों का रास्ता समाजवादी पार्टी की तरफ चला। जी। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? किसे आप अपना फेवरेट क्रिकेटर हमारा मानते हैं? क्रिकेटर फेवरेट तो ऑलराउंडरों में कपिल देव है। जी। और वर्तमान में जो क्रिकेट खेल रहे हैं युवा क्रिकेटर हैं अब उनमें मैं से? आपको यथार्थ बताऊं कि बहुत समय से क्रिकेट का खेल देखना हमारा जी। बंद जी। हो गया। जी। 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 ज्यादा क्रिकेट में अब नहीं देखता हूं। जी। लेकिन जब हम एक 15-20 साल पहले चले जाएं तो हमें कपिल देव, जी। सचिन तेंदुलकर, जी। ब्रायन लारा, जी। वसीम अकरम, जी। ये ऐसे क्रिकेट की जी। जी। जी।
इनको अपना फेवरेट हस्तियां हैं जो क्रिकेटर हमें मानते बहुत हैं। पसंद थी, वसीम जी अकरम की जी गेंदबाजी। जी जी। आप कौन सी बुक ऐसी फेवरेट हैं कि, या कितनी बुक्स हैं जो आप पढ़ते हैं और लोगों को सलाह देंगे कि ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए अपने जीवन में, उनसे कुछ ना कुछ लाभ मिले? आप सभी लोगों को मेकिंग, जो लोगों को राजनीति और राजनेता बनना है, उन्हें मेकिंग ऑफ महात्मा जरूर मेकिंग ऑफ पढ़ना चाहिए। महात्मा। महात्मा गांधी जी की जो किताब लिखी जी गई जी है जी कि कैसे एक इंसान ने, एक साधारण से इंसान जी ने, जिनके पास ना बहुत साधन थे, इतनी बड़ी लड़ाई या हिंसा का रास्ते पर चल के लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी और अंग्रेजों को देश से निकलने पर बाध्य किया। तो हम लोगों को एक ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की मेकिंग महात्मा। क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है देश जी की जिनकी कम से कम 80-90 देशों में स्टैच्यू लगी है। जी तो जब दुनिया में जिस व्यक्ति का की स्वीकार्यता हो, आप जी समझो कि उसका काम कितना बड़ा है। जी। आपका जो राजनीतिक में दिनचर्या रहती है और इधर आना जाना होता है, तो इस बीच में आपका फेवरेट फूड जो कहते हैं क्या रहता है? क्या आप खाना पसंद करते हैं? और घर में के बाहर? घर बाहर दोनों? देखो, घर में तो हम जो घर में बनता है वही खाना जी खाते हैं, जी दाल रोटी सब्जी। जी। और बाहर जो मिल जाए सो खा लेंगे। नहीं, कुछ तो एक फेवरेट होता है कि हाँ अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, कि हाँ कभी कभी मन करता है ना कि हाँ ये ऑप्शनल में रहता है कि हाँ ये मिल जाता तो अच्छा होता। चलो तो उसमें पराठा खा लेते हैं। जी 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 आलू का पराठा, गोभी का पराठा, जी जी मेथी जी का पराठा ठंडक है आजकल, जी 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 और बथुए का भी पराठा। जी। खैर, खाते सब लोकल ही खाना है। आपकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपके लिए फेवरेट हो और लोगों को भी करना चाहिए? देखिए, हम तो, हमारा एक रूटीन है, सुबह अर्ली हम उठते हैं जी और हम हमारे पूरे परिवार में जी सभी लोग सुबह उठने के सिस्टम में हैं। जी। हमें लेट नाइट की दिनचर्या पसंद नहीं नहीं है है। जी कि हम 2-2, 3-3 बजे तक जगें और जी फिर 11 बजे तक सोएं। जी जी। अब कोई ऐसा काम हो, मजबूरी हो तो हाँ बात हाँ, अलग है, राजनीतिक। नहीं तो हमें एक अपनी सिस्टम बनानी चाहिए कि जी 10 साढ़े 10 तक हम सो जाएं जी। और 6 बजे तक हर हाल में जाएं। और सुबह वॉकिंग वगैरह ये सब वो तो एक दिनचर्या का। दिनचर्या का तो हिस्सा अब है। इसमें अगर एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं, हम्म, जो अभी तक का यूपी का सफर रहा है उसमें बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, अनेकों पार्टियों से रहे हैं, उसमें से आप बेस्ट सीएम किसे मानते हैं? तो हमारी नजर में तो अखिलेश जी। उसके पहले आदरणीय नेताजी भी रहे। उसका वजह है, नेताजी का हमें काम करने का उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जी नेताजी जब लीड कर रहे थे, जब जी मुख्यमंत्री थे, तब हम लोग उतने जी जी उतने नामचीन या उतने संपर्क के नेता नहीं थे कि जैसे हमें, हम दोनों लोग जी बैठे हैं तो जी हम जी लोगों को आपकी जी कार्यशैली जी का अंदाजा है। जी जी तो हमारा अनुभव उनके साथ ज्यादा है। जी और नेताजी चूंकि इतने सीनियर थे कि उनसे नमस्ते के अलावा कोई बात ही नहीं हो जी पाती जी। थी। आपने अखिलेश जी के साथ बहुत अच्छे पल निभाए, साथ में रहे, सरकार में बहुत अच्छा साथ रहा आपका। उनके साथ कोई बेहतरीन, बहुत ही सुखद पल ऐसा रहा हो कि आपको लगा हो कि हाँ ये उनके बहुत साथ अच्छा। कभी भी होना ही एक सुखद पल है। कभी ऐसा नहीं लगा कि आज ये ऐसा पल? उनका, वो इतने बड़े नेता है और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए इतनी ग्रेटनेस, इतनी जनरसिटी उनके अंदर है जी कि उनके पास ये भाव है कि वो जिस जिसकी भी मदद कर सकते हैं, करते हैं। आज दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो 10 रुपए की मदद करते हैं तो जी फोटो खिंचाते हैं। हमारे नेता की इतनी बड़ी ग्रेटनेस है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मददें लोगों जी। की और किसी को बताया तक नहीं। यहाँ तक कि लोग कहते, मतलब मैंने खुद मीडिया के लोगों से सुना है कि झांसी के राहुल सक्सेना, मैंने खुद सुना हुआ है झांसी के राहुल सक्सेना अखिलेश जी के साथ पढ़ते थे और बहुत ही सबसे नजदीक उस समय सरकार में अगर देखा जाए, उस समय 12 के दौर में आप बहुत ही नजदीक थे, ऐसा सब लोग कहते हैं। ऐसा है, आपको हम बताएं, सच्चाई ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी एजुकेशन का साथ का कोई लेना देना कोई नहीं। लेना देना नहीं है। ये बातें ये आदमी, केवल र्यूमर्स हैं।
ये सिर्फ टोटल र्यूमर्स हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम पढ़ते थे इसलिए हम उनके नजदीक है। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय अखिलेश जी के नजदीक है। हो सकता है उस समय सरकार थी, आप नजदीक थे, तो लोगों को लगता होगा कि उनके पढ़ने वाले साथ उनके लोग आए हैं, तो मेरा आप भी कभी हम उनके साथ नहीं पढ़े, जी ना हमने अभी आपको बताया कि माननीय नेताजी ने हमें दिल्ली उनके में पास भेजा था। जी वो जी जी लखनऊ में थे, हमें जी याद है आज भी वो दिन। जी आपको हम बताएं कि उस दिन धीरू भाई अंबानी खत्म हुए थे, उस जी दिन उनका दाह संस्कार था। जी जब हम हमारे पिताजी नेताजी से मिलने गए थे, तब उन्होंने भैया को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन किया था। तब हम उनसे मिलने गए, उनका हमने जी आशीर्वाद लिया और फिर उनके तभी से नेतृत्व आपकी में हम दोस्ती हो उनके गई। साथ हैं। दोस्ती नहीं, वो हमारे नेता हैं। आप एक दोस्त की तरीके जुड़े थे या नेता की तरीके? वो हमारे नेता हैं और लोग तो सदैव कह नेता रहे। और पूरे जिले, मतलब झांसी जिले के पूरे बुंदेलखंड और प्रदेश ये में रूमर्स था ये कि सब अखिलेश आदमी जी, राहुल आदमी जी क्या कैसे। है, ओवर थिंकिंग का शिकार होता है। अपनी अपनी बातों को अपनी अपनी तरह या से ये कह गढ़ता है। सकते हैं कि आपके प्रति स्नेह ज्यादा था, इस वजह से लोग दोस्त कहते थे। हम ये कह रहे हैं कि नेता हमारा इतना ग्रेट है कि उसका स्नेह हर कार्यकर्ता के प्रति, जी, आप ये के बारे में जो मुझे सुनने क्योंकि को मिला। मैंने उनको देखा है। जी 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 मैंने उनको आदित्य से भी, मैंने उनको राजेश से भी, एक्स वाई जेड सारे जी जी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए देखा है। उनकी नजर में किसी कार्यकर्ता में कोई भेदभाव नहीं है। जी सभी उनके चहेते हैं और उन सबका और हम सबका मिलकर एक लक्ष्य है कि जी पार्टी की गाइडलाइन पे काम करना जी और समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, जो विसंगतियां व्याप्त हैं, उन पे काम करके एक समृद्ध समाज, खुशहाल प्रदेश, खुशहाल देश बनाना। एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी, अंकल जी आदरणीय नेताजी के साथ काम करते थे, पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद आप भी उसी को देखते हुए, वही सब कुछ देखते हुए राजनीति में, क्या आप अपने बेटे को भी सिविल सर्विसेज में भेजेंगे या फिर उसे भी राजनीति की तरफ, जैसे पहले मुलायम सिंह जी के अखिलेश जी, तो अब अदिति हुई या अर्जुन जी हुए, इनमें से किसी से के प्रति। देखिए, राजनीति करना या किसी भी क्षेत्र में काम करना जी अपनी व्यक्तिगत पसंद है। जी 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 हमें समाज सेवा की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना है, जी ये हमारी बेहद निजी और हमारी स्वाभाविक अंदर से जो प्रक्रिया जी है और अंदर से जो प्रेरणा है उस पे तय। जी हमारा बेटा है, लेकिन हम कभी अपनी इच्छाओं को उस पे इम्पोज नहीं नहीं करते हैं। करेंगे। उसको जो भी करना हो, हमारा काम है कि इतना देखना है कि कोई विसंगतियां, गलत आदतें उनमें ना पड़े। जी, लेकिन उन्हें राजनीति करना है या पढ़ना है या कुछ काम करना है या फार्मिंग की तरफ जाना है, ये उनको तय करना मतलब आप अपनी तरफ से कभी भी ये है। नहीं चाहेंगे कि वो, जैसे हम मतलब आप नेताजी एवं अखिलेश जी से जुड़े, तो उनको आप स्वयं लेकर के नहीं जाएंगे कि आप पार्टी में युक्त हो। देखिए, हमारे पिताजी ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि आपको क्या आप करना है। स्वयं राजनीति की तरफ आए और उनने पार्टी में जुड़े। हमसे पढ़ाया लिखाया उन्होंने, और राजनीति की तरफ हम अपनी इच्छा से बढ़ गए। जी, तो और इच्छा से बढ़ते फिर अपना आज पूरी जो जितनी भी राजनीति हम कर चुके वो सब आप लोगों के सामने है। उसको हमें बताने का कोई मतलब जी भी जी नहीं है। जी चलिए, इसी के साथ हम आपके साथ ये वार्ता खत्म करते हैं। हमारे साथ थे झांसी जिले बुंदेलखंड के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल सक्सेना जी, जो पूर्व में मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू भैया, धन्यवाद। नमस्कार।